जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 7 जिसका नाम है संघवाद। जिसमें अभी तक हमने ये जान लिया है कि संघवाद क्या है और भारतीय संघवाद किस प्रकार से भिन्न है और भारत की केंद्र सरकार को राज्यों के मुकाबले ज्यादा ताकतवर शक्तियां क्यों दी गई हैं। इन बातों को हमने बहुत विस्तार पूर्वक समझ लिया है। आज हम चल रहे हैं भारत की संघीय व्यवस्था में तनाव के उन विषयों को समझने जिनके कारण भारत की संघीय व्यवस्था कभी कभी सवालों के कटघरे में आ जाती है। आज हम चल रहे हैं उन विषयों को जानने कि भारतीय संघ व्यवस्था में वो कौन से विषय हैं जो भारत में तनाव पैदा करते हैं, वो कौन से विषय हैं। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन से वो विषय हैं जिनके कारण भारतीय संघवाद में तनाव देखने को मिलता है। ठीक है, पिछले पृष्ठों में हमने पढ़ा कि संविधान ने केंद्र को बहुत अधिक शक्तियां प्रदान की। यद्यपि संविधान विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग पहचान को मान्यता देता है, लेकिन फिर भी वह केंद्र को ज्यादा शक्ति देता है। इस बात से तो हम वाकिफ हैं कि हमारी केंद्र सरकार के पास राज्य सरकारों के कंपैरिजन में ज्यादा ताकत है, बहुत ज्यादा ताकत है। ताकत ही नहीं, बहुत ज्यादा ताकत है। समझ में आई बात? 60-40 का मैंने बताया ना डिफरेंस। उनके पास 60% पावर है तो इनके पास सिर्फ 40% पावर है। बहुत 20% बहुत बड़ा मार्जिन होता है पावर डिफरेंस में। समझ में आई बात? बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ 1% भी डिफरेंस मैटर करता है तो यहाँ 20% डिफरेंस है तो वो मैटर करेगा ही करेगा। ठीक है, एक बार जब राज्य की पहचान के सिद्धांत को मान्यता मिल जाती है तब यह स्वाभाविक ही है कि पूरे देश के शासन में और अपने शासकीय क्षेत्र में राज्यों द्वारा और ज्यादा शक्ति तथा भूमिका की मांग उठाई जाए। इसी कारण राज्य ज्यादा शक्ति की मांग करते हैं। समय समय पर राज्यों ने ज्यादा शक्ति और स्वायत्तता देने की मांग उठाई है। इससे केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष और विवादों का जन्म होता है। केंद्र और राज्य अथवा विभिन्न राज्यों के आपसी कानूनी विवादों का समाधान न्यायपालिका करती है, लेकिन स्वायत्तता की मांग एक राजनीतिक सवाल है जिसे आपसी बातचीत द्वारा ही हल किया जा सकता है। देखो, राज्य भी चाहते हैं कि उनको अपने राज्य पर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल मिले। सब चाहते हैं यार, हम खुद चाहते हैं, हम भी तो अपने ऊपर चाहते हैं ना। पापा हम पर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि पापा हम पर कंट्रोल ना करें। हम यही तो चाहते हैं ना कि पापा का हम पर कंट्रोल ज्यादा से ज्यादा ना हो, हम जो चाहें वो हम कर सकें। हमारे मन में ये भावना है कि नहीं है कि हम जो कर, तो वही चीज यहां पर राज्यों को आप बेटा मानिए और केंद्र सरकार को आप पिता मानिए। केंद्र सरकार क्या है? केंद्र सरकार पिता है। क्या है? पिता। और राज्य सरकारें क्या है? बेटा। तो जैसे हर बेटा अपने पिता से ज्यादा आजादी मांगता है कि पापा मैं जो करना चाहता हूं मुझे करने दिया जाए, लेकिन पापा हमेशा टोकते हैं, समझाते हैं। तो वही चीज यहां पर भी है, वही चीज यहां पर भी है। समझ में आई बात? कि हर चीज में राज्य सरकार हमेशा ये कोशिश करती है कि उसे ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिले, ज्यादा से ज्यादा कमाई के साधन मिले, जिससे कि वो अपनी मर्जी से काम कर सके। तो ये एक बड़ा डिस्प्यूट का कारण है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में। ठीक है, तो इसका समाधान हो पाना बहुत मुश्किल है। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में संबंध कैसा है? पिता पुत्र वाला ही है। सच कहूं तो पिता पुत्र वाला ही है, एकदम वैसा ही है। जैसे पिता पुत्र से हमेशा मुंह ऐसे बनाए रहता है ना, सेम वही सिचुएशन है, सेम वही सिचुएशन। आप मान के चलो। समझ में आई बात? सुनो, अभी संविधान तो मात्र एक फ्रेमवर्क या ढांचा है। इस पर ईंट गारा सुर्खी चूना चढ़ाने का काम
राजनीति की वास्तविकताओं द्वारा होता है। अंततः भारतीय संघवाद पर राजनीतिक प्रक्रिया की परिवर्तनशील प्रकृति का काफी प्रभाव पड़ा है। 1950 तथा 1960 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संघीय व्यवस्था की नींव रखी। इस दौरान केंद्र और राज्यों में कांग्रेस का वर्चस्व था। नए राज्यों के गठन की मांग के अलावा केंद्र और राज्यों के बीच संबंध शांतिपूर्ण और सामान्य रहे। राज्यों को आशा थी कि वे केंद्र से प्राप्त वित्तीय अनुदानों से विकास कर सकेंगे, इसीलिए अतिरिक्त केंद्र द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बनाई गई नीतियों के कारण भी राज्यों को काफी आशा बंधी थी। देखो, शुरू में जब भारत ने अपनी राजनीतिक प्रगति प्रारंभ करी 1952 में। तो 52 में जब भारत ने अपना प्रारंभ किया तब पूरे भारत पर कांग्रेस का ही डोमिनेंस था। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जिसकी पूरे भारत में सरकार थी। बाद में जाके 57 के इलेक्शन में परिवर्तन होता है एक दो राज्यों में बस, नहीं तो पूरे भारत में कांग्रेस ही कांग्रेस थी। तो ज्यादा डिस्प्यूट होने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि एक दल था और एक ही दल के सारे मुख्यमंत्री थे। तो डिस्प्यूट होने का कोई बड़ा मैटर वैसे था नहीं। और केंद्र सरकार ने योजनाएं भी ऐसी बना रखी थी जिससे कि राज्य सरकारों को यह भरोसा था कि ये योजनाएं उनके राज्यों के विकास के लिए बहुत पर्याप्त है। और नेहरू जी के आगे किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नेहरू जी के आगे अपना मुंह खोल सके। नेहरू थे, समझ में ये बात। वो लोकतंत्र का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन नेता होता है भाई, नेता होता है, समझ में आई बात। अपने आगे वो बेफजूल की बातें नहीं सुनता। नेता होता है पीयूष, ये बात समझ लो आप, ठीक है। नेता है, और जो प्रमुख नेता है, जो प्रधानमंत्री है, जिसके इर्द गिर्द पूरा देश घूम रहा है, वो तो अलग ही व्यक्ति होगा ना। उसकी छटा, उसकी बात करने का तरीका, उससे मिलने का समय भी नहीं मिलता लोगों को, समझ में। आज के टाइम पे नरेंद्र मोदी से मिलना कोई छोटी बात नहीं है। इस देश के राजा से आप मिल रहे हो, इस देश के राजा हैं वो, समझ में बात। 140 करोड़ लोगों पर वो शासन करते हैं, 140 करोड़ लोगों के वो जीवन की रूपरेखा को तय करते हैं, समझ में आई बात। ये बात समझ लो आज, ठीक है। तो जब तो 1900 आप मान लो 1967 तक 3 आम चुनावों में कांग्रेस का ही पूरे देश पर डोमिनेंस रहता है। पूरे देश पर मैं कह रहा हूं। एक दो राज्य थे जहां पर, नहीं, केरल था एक, और एक तमिलनाडु था, जहां पर सत्ता कांग्रेस के हाथ से निकल जाती है दूसरे चुनाव के बाद। लेकिन उसके अतिरिक्त जितने भी राज्य थे, पूरे देश पर कांग्रेस, केंद्र में भी कांग्रेस और राज्यों में भी कांग्रेस। तो डिस्प्यूट ज्यादा बड़ा नहीं था, तब डिस्प्यूट इतना बड़ा नहीं था, क्योंकि कॉमन सरकारें थी, वो भी उसी विचारधारा की। डिफरेंस तब पैदा होता है, स्वायत्तता की मांग तब पैदा होती है जब राज्य में किसी और पार्टी की सरकार, केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार, तब आता है डिस्प्यूट। क्या आता है तब आता है डिस्प्यूट, समझ में आई। तब आता है सत्ता का कलह। क्या आता है तब? सत्ता का कलह, समझ में आई बात। तब उठती है स्वायत्तता की मांग कि हमें ज्यादा अधिकार दिए जाएं, हमें ज्यादा से ज्यादा मांग की जाए। जब कॉमन सरकारें रहती हैं तब उनको पार्टी मीटिंग्स में दिखता है। जब पार्टी की मीटिंग होती है तब वो अपने प्रधानमंत्री से कह देते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे राज्य को ये मिलना चाहिए, हमारे राज्य के लिए ये किया जाना चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी सहूलियत के हिसाब से वो काम कर देते हैं। लेकिन जब दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज पावर में सिट होती हैं, बैठती हैं, तब आपको ये डिफरेंस दिखाई देता है। किसका? ताकत की मांग का। नहीं तो उससे पहले ये दिखाई नहीं पड़ता, उससे पहले हमें ये नजर नहीं आता। समझ में आएगा? आगे सुनो। 1960 के दशक के बीच में कांग्रेस के वर्चस्व में कुछ कमी आई और अनेक राज्यों में विरोधी दल सत्ता में आ गए। जो कहानी मैंने अभी सुनाई है वही कहानी यहां रिपीट होगी। इससे राज्यों की और ज्यादा शक्ति और स्वायत्तता देने की मांग
बलवती हुई, मतलब ताकतवर हुई। इस मांग के पीछे प्रमुख कारण यह था कि केंद्र और राज्यों में भिन्न भिन्न दल सत्ता में थे। अंततः राज्यों की सरकारों ने केंद्र की कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए अवांछनीय हस्तक्षेपों का विरोध करना शुरू कर दिया। कांग्रेस के लिए भी विरोधी दलों द्वारा शासित राज्यों से संबंधों के तालमेल की बात पहले जैसी आसान नहीं रही। इस विचित्र राजनीतिक संदर्भ में संघीय व्यवस्था के अंदर स्वायत्तता की अवधारणा को लेकर वाद विवाद छिड़ गया। तब छिड़ता है वाद विवाद, तब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में मामला टसल में जाता है। जब आपका विरोधी सत्ता में आता है, जब तक आपका ही है कहने वाला रहने वाला, तब तक तो कोई मैटर ही नहीं बनता, तब तक तो कोई मैटर ही नहीं बनता है। तब तक तो आराम से गाड़ी खींचते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। एक बार के लिए आप इग्नोर भी कर दोगे अपने वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दूसरा भी आता है और दिखाता है कि कैसे इग्नोर करोगे, यहीं बैठ जाऊंगा, नहीं माने मेरी बात तो यहीं बैठ जाऊंगा और तुम्हारी भी खोल दूंगा, अपनी भी खोल लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी मांग सुन के जाओ। तब फिर केंद्र सरकार पर भी दबाव पड़ता है, तब केंद्र सरकार पर भी दबाव पड़ता है और अन्य लोगों पर भी दबाव पड़ता है। तब केंद्र सरकार को लगता है कि हाँ भाई, मांग तो इसकी उचित है, लेकिन मान लेंगे तो और राज्यों को भी देना पड़ेगा, और राज्यों को भी देना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो चीजें फिर टसल में आती हैं। तब पता चलता है कि रिश्ता कैसा है। जब तक एक ही घर के दो लोग हैं, तब तक तो खींचते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जब दूसरे घर का व्यक्ति भी आ जाता है, तब पता चलता है ना। जब तक देखो मम्मी रहती है, बहन रहती है, आपस में लड़ लेते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन जब दूसरे घर से आपकी बीवी आ जाती है घर में और तब लड़ाई होती है, तो पूरे घर को पता चलता है कि आज घर में लड़ाई हुई है, आज घर में लड़ाई हुई है। क्यों? क्योंकि दो घरवालियां आ गई हैं। जब मम्मी और बहन लड़ते हैं तो नहीं पता चलता, लेकिन जब माँ और बहू लड़ती है तो सबको पता चलता है कि आज घर में लड़ाई हुई है। समझ में आई बात? तो वही चीज है यहां पर भी। जब तक दोनों एक ही घर के लोग रहते हैं, तब तक लड़ाई का किसी को पता नहीं चलता। लेकिन जब दो भिन्न भिन्न घरों के लोग आ जाते हैं और तब उनके बीच में लड़ाई होती है, तो पूरी दुनिया जान जाती है। या ननंद भौजाई में लड़ाई हो तब भी दुनिया जान जाती है, और सास और बहू में लड़ाई हो तब भी जान जाती है। और माँ बेटी में लड़ाई हो तो दुनिया बाप भी नहीं जान पाता कि आज मेरी बीवी और मेरी बेटी के बीच में लड़ाई हुई है ना। समझ में आई बात? तो ये अब इससे तो समझ गए होगे ना कि केंद्र और राज्य में क्या डिस्प्यूट होता है। और दोनों में पावर डिस्प्यूट ही है। वो चाहती है कि मम्मी जी के पास कम पावर जाए, और मम्मी जी चाहती है कि बहू जी के पास पावर कम जाए। बहू चाहती है कि बेटे को पूरी तरीके से, मतलब पति को अपने पूरी तरीके से मैं कंट्रोल करूं, और माँ चाहती है कि मेरे बेटे को मैं कंट्रोल करूं। तो यहां पर भी सेम क्लैश होता है। यहां पर भी सेम राज्य और केंद्र के बीच में जो पावर क्लैश है ना, सेम वैसे ही है। वो बेटे का क्लैश, माँ अपनी तरफ खींच रही है और बहू अपनी तरफ खींच रही है। समझ में आई बात? तो पावर क्लैश है, सत्ता की लड़ाई है। समझ में आई बात? बेटी की लड़ाई नहीं है असली में, यहां सत्ता की लड़ाई होती है। ठीक है, पावर, स्ट्रेंथ। आगे सुनो। आखिरकार 1990 के दशक से कांग्रेस का वर्चस्व काफी कुछ खत्म हो गया है, और हमने केंद्र में गठबंधन राजनीति के युग में प्रवेश किया। राज्यों में भी विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल सत्तारूढ़ हुए हैं। इससे राज्यों का राजनीतिक कद बढ़ा, विविधता का आदर हुआ और एक मजे हुए संघवाद की शुरुआत हुई। इस तरह के दूसरे दौर में स्वायत्तता का मामला राजनीतिक रूप से सरगर्म हुआ है। तो ये इस प्रकार से 1990 के बाद भारत की राजनीति में एक पार्टी के डोमिनेंस का सिस्टम समाप्त हो जाता है। केंद्र में मतलब एक पार्टी पावर में
नहीं रहती, फिर गठबंधन की सरकार रहती है। देखो 1990 से लेकर 2014 तक, 2014 तक भारत में गठबंधन सरकारें रही हैं। केंद्र में जितनी भी सरकार बनी है, किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बनी। कब से कब तक? 1990 से लेकर 2014 तक। 2014 से लेकर 2024 में इलेक्शन हुआ है, पक्का? ठीक है। 24 तक जो केंद्र में सरकार रही है वो पूर्ण बहुमत की सरकार रही, एक पार्टी की सरकार रही। मतलब एक पार्टी के पास इतनी सीटें थी कि वो अपने दम पर सरकार बना सके। लेकिन 2024 के बाद से लेकर 2029 तक जो सरकार रहेगी भारत में, वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, एक पार्टी की सरकार नहीं है। इसमें गठबंधन है, इसमें गठबंधन की वाली सरकार है ये, ठीक है, ये गठबंधन की सरकार है। क्योंकि किसी एक पार्टी के पास 272 सीटें, 273 सीटें नहीं है। समझ में आई बात कि अभी भी नहीं आई है? पक्का? ठीक है, गुड बॉय। ठीक, तो 1990 के बाद राज्यों का कद बढ़ा और राज्यों की जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उनका राजनीतिक कद भी बढ़ा। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रीय पार्टियां थी वो तभी सरकार बना पा रही थी जब क्षेत्रीय दल उनको अपना समर्थन दे रहे थे, तभी जाकर वो उतनी पावरफुल हो पा रही थी। तो उसके बाद से, जब से गठबंधन युग हुआ, तब से राज्यों की भूमिका केंद्र सरकार के निर्माण में बहुत बढ़ गई है। इसलिए फिर राज्यों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं, ज्यादा से ज्यादा पैसे, ज्यादा से ज्यादा फंड मिलने लगा। जैसे अभी एट अ टाइम बिहार पर केंद्र सरकार का बहुत फोकस है, बिहार पर हो गया, और आपके तेलंगाना नहीं, आंध्र प्रदेश पर बहुत ज्यादा फोकस है। किसका? आपकी केंद्र सरकार। क्यों? क्योंकि यहां से उनको एक गठबंधन का साथी मिला हुआ है और यहां से दो गठबंधन के साथी मिले हुए हैं, उन्हीं के दम पर उनकी सरकार बनी हुई है। तो इसीलिए इन दोनों राज्यों को आज के टाइम पर हमारी केंद्र सरकार स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही है। क्यों? क्योंकि इनके दम पर उनकी सरकार है। ठीक है, आते हैं स्वायत्तता की मांग। कैसी कैसी मांग करते हैं हमारे राज्य केंद्र सरकार से स्वायत्तता के नाम पर? क्या क्या मांगते हैं, सुनना। समय समय पर अनेक राज्यों और राजनीतिक दलों ने राज्यों को केंद्र के मुकाबले ज्यादा स्वायत्तता देने की मांग उठाई है, लेकिन विभिन्न राज्यों और दलों के लिए स्वायत्तता का अलग अलग मतलब हो सकता है। तो जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी मांगे हैं जो वो स्वायत्तता के तौर पर मांगते हैं। किससे? केंद्र सरकार से। ठीक है, तो वो कौन सी स्वायत्तता है? कभी कभी इन मांगों के पीछे यह इच्छा होती है कि शक्ति विभाजन को राज्य के पक्ष में बदला जाए तथा राज्यों को ज्यादा तथा महत्वपूर्ण अधिकार दिए जाए। समय समय पर अनेक राज्यों, तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल और दलों द्रमुक, अकाली दल, माकपा ने स्वायत्तता की मांग की है। तो इन दलों ने खास करके इन दलों ने, देखो जब इनकी सरकार रहती है इन राज्यों में, देखो डीएमके की तो रहती है, तमिलनाडु में डीएमके का ही एक छत्र राज रहता है। ठीक है, पंजाब में अकाली दल एक टाइम पर थी, अब तो आम आदमी पार्टी है। ठीक है, कांग्रेस रहती है या आम आदमी पार्टी या अकाली रहती है। बंगाल में मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी का शासन होता है, लेकिन अब नहीं है, अब तो किसका है? दीदी का, टीएमसी का। ठीक है, तो ये आप जान लीजिए कि इन राज्यों से ज्यादा स्वायत्तता की मांग उठती है कि राज्यों को ज्यादा से ज्यादा स्वायत्तता मिलनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए, जिससे कि राज्य सरकारें राज्यों के विकास में ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। ज्यादा से ज्यादा पैसा राज्यों के पास होना चाहिए, जिससे कि राज्य सरकारें राज्य के विकास में राज्य के द्वारा कमाए गए पैसे का यूज कर सकें। चल रहा है ना सारा सिस्टम? ठीक है, एक अन्य मांग यह है कि राज्यों के पास आय आ गई ना, कमाई, आय के स्वतंत्र साधन होने चाहिए और संसाधनों पर उनका ज्यादा नियंत्रण होना चाहिए।
इससे वित्तीय स्वायत्तता भी कहते हैं। 1977 में पश्चिमी बंगाल की वामपंथी सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्भाषित करने के लिए एक दस्तावेज प्रकाशित किया। तमिलनाडु और पंजाब की स्वायत्तता की मांगों में भी ज्यादा वित्तीय अधिकार हासिल करने की मंशा छुपी हुई है। सारा कुछ पैसे के लिए ही यार, कि ज्यादा से ज्यादा पैसा रहेगा तो हम ज्यादा से ज्यादा अपने राज्य में अपने अनुसार काम कर पाएंगे। नहीं तो हमें कोई भी काम करना है तो हमें केंद्र सरकार से पैसा मांगना पड़ता है। तो जब तक केंद्र पैसा नहीं देगा तो काम हो ही नहीं पाएगा, पैसा ही सब कुछ है भाई। तो यहां पर ये स्वायत्तता की मांग के अंतर्गत सबसे बड़ी मांग है पैसे वाली मांग, कि हमें ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कमाने के रिसोर्सेस दिए जाएं, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस हमारे पास होने चाहिए। जो भी इनकम उनसे जनरेट हो रही है वो इनकम हमारे पास आनी चाहिए, हमें आपको न देना पड़े, हम डायरेक्ट अपने पास ही उसको ले लें। ये इन लोगों की पहली प्राथमिक मांगों में से एक मांग है। स्वायत्तता की मांग का तीसरा पहलू प्रशासकीय शक्तियों से संबंधित है। विभिन्न राज्य प्रशासकीय तंत्र पर केंद्रीय नियंत्रण से नाराज रहते हैं। प्रशासकीय मतलब जो आपके आईएएस आईपीएस है उनसे संबंधित, क्योंकि ये सारे के सारे किसके अधिकारी होते हैं? केंद्र सरकार के। तो वो चाहते हैं कि इनका भी, इनके संबंध में भी ज्यादा से ज्यादा अधिकार उनको दिया जाए। आप जानते हैं कि आईएएस आईपीएस जितने भी हैं इनके खिलाफ राज्य सरकारें किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती, ना इनकी नौकरी खा सकती है, इनसे इनकी नौकरी भी छीन नहीं सकती। तो ये राज्य सरकारें चाहती हैं कि इनके खिलाफ उनको दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार मिलना चाहिए और उनकी नौकरी समाप्त करने का भी अधिकार उनके पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उनके राज्य में काम कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार नहीं देती, और सही भी है, क्योंकि अगर दे देगी तो फिर राज्य सरकारें उसका गलत प्रयोग भी करेंगी। स्वाभाविक है, राजनेता कभी अच्छा, हर चीज अच्छा नहीं करते, बहुत खराब चीजें करते हैं, वो बहुत सी खराब चीजें वो करते हैं, जो कि हकीकत है, और इस हकीकत को कोई नहीं बदल सकता। ठीक है भाई, ये हकीकत है, और इस हकीकत को न तुम बदल पाओगे न मैं बदल पाऊंगा। हम बदल सकते हैं दोनों मिलकर, अकेले अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मिलकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। समझ में आई बात? आगे सुनो। इसके अतिरिक्त स्वायत्तता की मांग सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दों से जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई भी हो सकती है। तमिलनाडु में हिंदी के वर्चस्व का विरोध और पंजाब में पंजाबी भाषा और संस्कृति के प्रोत्साहन की मांग इसके कुछ उदाहरण हैं। देखो, ये वाली मांग तो मैं मानता हूं कि वाजिब है, भाषा के आधार पर स्वायत्तता मिलनी चाहिए, लेकिन आप भाषा के आधार पर विदेशी भाषा को स्वीकार कर रहे हैं, ये भी सही नहीं है। आप तमिल में कितने बच्चों को नौकरी दे रहे हैं, मुझे बताएं। आप उनको इंग्लिश मत पढ़वाइए। फिर अगर आप विदेशी भाषा पढ़वा सकते हैं तो भारतीय भाषा पढ़वाने में क्या दिक्कत है आपको? मेरा प्रश्न ये है। फिर आप अंग्रेजी भी मत पढ़वाइए, अंग्रेजी की कोई जरूरत नहीं है, तमिल में पढ़वाइए, पंजाबी में पढ़वाइए, अंग्रेजी में मत पढ़वाइए। अगर आप विदेशी भाषा पढ़वा रहे हैं तो इस देश की एक भाषा को कॉमन भाषा बनाने के लिए भी एक भाषा को पढ़ाना पड़ेगा। हम हिंदी थोप नहीं रहे, हमारे देश में आज भी कोई एक कॉमन लैंग्वेज नहीं है, और ये एक बड़ी चुनौती बन रही है इस देश के लिए। एक कॉमन लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है। हम आज भी अंग्रेजी पे डिपेंडेंट हैं अपने सरकारी कामों को करने के लिए। एक राज्य दूसरे राज्य को अंग्रेजी में लेटर पास करता है, हमारे पास अपनी कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं कदापि दूसरी भाषाओं का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप हिंदी का विरोध करने के चक्कर में अंग्रेजी का प्रमोशन कर रहे हैं, यह कहां से उचित है? आप अंग्रेजी का प्रमोशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपने बच्चों का कंपटीशन खत्म करना चाहते हैं। बड़े लोग, एलीट लोग, जिनके पास पैसा है ना, वो लोग अपने बच्चों का कंपटीशन खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि गरीब का बच्चा तो अंग्रेजी सीख नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको कभी माहौल नहीं मिल पाएगा। भाषा माहौल में सीखी जाती है, भाषा पढ़ाई नहीं जाती। भाषा कोई पढ़ के नहीं सीख सकता, भाषा बोल के सीखी जाती है। समझ में आई बात? तो गरीब के बच्चे को तो वो माहौल ही नहीं मिलेगा, तो वो कभी नहीं सीख पाएगा। तो आप एक प्रकार से पूरे देश में भाषा का आरक्षण थोपना
चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं तमिल में कितने लोगों को नौकरी मिल रही है, कितने लोगों को मिल रही है, मुझे बताएं आप। कितने कन्नड़ भाषा में नौकरियां मिल रही हैं, कितनी आप तेलुगु में दे रहे हैं, बताएं कितनी पंजाबी में दे रहे हैं आप, मुझे बताएं ना, डाटा दें उसका। आप अपनी भाषाओं को प्रमोट करना चाहते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपनी भाषाओं को प्रमोट करने के बहाने जो अंग्रेजी को प्रमोट कर रहे हैं ना, दिक्कत वहां है, दिक्कत वहां है। समझ में आई बात? आगे सुनिए। कुछ राज्य ऐसा महसूस करते हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्रों का अन्य क्षेत्रों पर वर्चस्व है। दरअसल 1960 के दशक में तो कुछ राज्यों में हिंदी को लागू करने के विरोध में आंदोलन भी हुआ। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप हिंदी का विरोध करने के चक्कर में अंग्रेजी को चाट रहे हैं, तो ये भी कहीं से उचित नहीं है। हिंदी के विरोध में आप अंग्रेजी के गुलाम बन गए हैं, ये आपको नहीं दिखाई पड़ रहा। आपने अपनी आंखों पर एक अंग्रेजी पट्टी बांध ली है और अंग्रेजी को बहुत बड़ा एलीट क्लास की भाषा मान के बैठ गए हैं, जो कि सरासर गलत है। इस देश की जनता के साथ, उस गरीब के साथ गलत है जो अपने बच्चे को अंग्रेजी में नहीं पढ़ा पा रहा है। समझ में आई बात? यहां पर भाषा के आधार पर रिजर्वेशन का चलन चल रहा है, जो कि सरासर नाइंसाफी है। भारत की जनता को यह सोचना चाहिए कि भारत में एक भाषा के आधार पर आरक्षण है, और यह आरक्षण कब खत्म होगा? क्यों नहीं खत्म किया जा रहा भाषा के आधार का आरक्षण? कब खत्म किया जाएगा भाषा के आधार का आरक्षण? मैं पूछता हूं ये प्रश्न सबसे। ठीक है, आगे सुनिए। राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति शासन। देखो, राज्यपाल एक ऐसा पद है भारत की राजनीति में जिसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, न जिसका चुनाव भी नहीं होता। यह केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता है। राज्यों में जो भूमिका देश में राष्ट्रपति की होती है, वही भूमिका राज्यों में राज्यपाल की होती है। राज्यपाल का कोई कार्यकाल सुनिश्चित नहीं है कि वो कितने समय के लिए रहेगा, न उसके चयन की कोई प्रक्रिया है, उसके चुने जाने की कोई प्रक्रिया भी नहीं है, और उसके समय काल के संबंध में भी कोई प्रावधान नहीं है। वो कितने सालों तक रहेगा कोई पता नहीं, कैसे चुना जाएगा कोई पता नहीं। समझ में आई बात? तो ये पूरी केंद्र सरकार की रुचि पर और केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है कि किस व्यक्ति को किस राज्य का राज्यपाल बना दिया जाए, और वो कैसे काम। आप ये मान लो कि राज्यपाल केंद्र सरकार का राज्यों में सबसे बड़ा जासूस होता है, जो राज्य की नीतियों के संबंध में केंद्र सरकार को सूचित करता रहता है, केंद्र सरकार को अवगत कराता रहता है कि इस राज्य में क्या हो रहा है, इस राज्य की सरकार किस प्रकार से काम कर रही है। वो सारी की सारी सूचना अधिसूचना केंद्र सरकार को बताता रहता है। समझ में आई बात? तो एक बात आप मान लो कि जो राज्यपाल है वो राज्यों में केंद्र सरकार का क्या है, सबसे बड़ा जासूस है। ठीक है, सुनो, अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा। राज्यपाल की भूमिका केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा ही विवाद का विषय रही है, क्योंकि राज्यपाल एक बहुत सम्मानित पद है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो भूमिका देश में राष्ट्रपति की है वही भूमिका राज्यों में राज्यपाल की है। तो आप ये जानते हैं कि जब तक राष्ट्रपति साहब के किसी विषय पर हस्ताक्षर नहीं होते, किसी भी विधेयक पर, तब तक वो कानून नहीं बनता। तो सेम चीज, वही चीज भूमिका किसकी है? वही चीज राज्यों में राज्यपाल की है। बिना उनकी गुग्गी के कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। वो पॉकेट में डाल के बैठ जाए, पॉकेट वीटो लगा दे, तो राज्य सरकार तो हाथ झुलाती रह जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। समझ में आई बात? तो हमेशा ही राज्य सरकारों के और केंद्र सरकार के बीच में राज्यपाल हमेशा प्रश्न चिन्ह का विषय बना रहता है, हमेशा तनाव का विषय बना रहता। राज्यपाल निर्वाचित पदाधिकारी नहीं होता, इसे जनता नहीं चुनती। ये लिख दिया है ना, राज्यपाल निर्वाचित
पदाधिकारी नहीं होता। अधिकतर राज्यपाल सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी, लोक सेवक या राजनीतिज्ञ हुए हैं। फिर राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। अंततः राज्यपाल के फैसलों को अक्सर राज्य सरकार के कार्यों में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दल सत्तारूढ़ होते हैं तब राज्यपाल की भूमिका और विवादास्पद हो जाती है। मान लो केंद्र में कांग्रेस है, जैसे अभी केंद्र में भाजपा है, और राज्य में जैसे हिमाचल में अभी किसकी सरकार है, कांग्रेस की। तो यहां पर राज्यपाल की भूमिका हमेशा विवाद के दृष्टिकोण में देखी जाती है। समझ में आई बात? राज्यपाल को हमेशा राज्य सरकार शक की दृष्टि से देखती है कि ये हमारे काम में जानबूझकर अड़चन पैदा कर रहे हैं। जैसे दिल्ली में एलजी अरविंद केजरीवाल अगर कुछ भी काम नहीं कर पाते तो वो किसके माथे मर देते हैं कि एलजी हमें काम करने नहीं दे रहे, जो कि सच भी है। 90% मामलों में ये सच है कि एलजी साहब जानबूझकर अड़चन डालते हैं दिल्ली के मामले में, जिससे कि अरविंद केजरीवाल की छवि को खराब किया जा सके। समझ में आई बात? कुछ मामलों में नहीं भी करते, फिर भी केजरीवाल बाबू कहते हैं कि राज्यपाल साहब करने नहीं दे रहे। ठीक है, तब राज्यपाल की भूमिका और विवादास्पद हो जाती है। केंद्र राज्य संबंध से जुड़े मसलों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1983 में एक आयोग बनाया गया। इस आयोग को सरकारिया आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग ने 1998 में अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्यता निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए। सिफारिश ही रह जाती है, कभी नहीं होता। राज्यपालों की नियुक्ति में कोई निष्पक्षता नहीं होती। ठीक है, कोई निष्पक्षता नहीं। केंद्र सरकार को जो व्यक्ति पसंद आता है उस व्यक्ति को वहां भेज दिया जाता है राज्यपाल के तौर पर। ज्यादा से ज्यादा उसी व्यक्ति को भेजा जाता है जो उनकी पार्टी लाइन से जुड़ा हुआ होता है। अपनी विचारधारा के व्यक्ति को ही भेजते हैं वो। ठीक है, एक और कारण से राज्यपाल की शक्ति और भूमिका विवादास्पद हो जाती है। संविधान के सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधानों में से एक अनुच्छेद 356। ठीक है, इसके द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। इस प्रावधान को किसी राज्य में तब लागू करते हैं जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए। अंडरलाइन कर लो, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है? इसके द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। इस प्रावधान को किसी राज्य में तब लागू करते हैं जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। परिणाम स्वरूप संघीय सरकार राज्य सरकार पर का अधिग्रहण कर लेती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में किया गया था, है नहीं। ठीक है, अब वहां राष्ट्रपति शासन नहीं है। ठीक, अब वहां पर केंद्र सरकार, वहां पर उनकी एक अपनी राज्य सरकार बन चुकी है। ठीक है, अपनी राज्य सरकार है और वो अभी लद्दाख में है। लद्दाख में अभी भी राष्ट्रपति शासन है। धारा 356 लगी, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। ठीक है, और ये तब लगता है जब राज्यपाल इस चीज की सिफारिश करता है कि राज्य सरकार भारत के संविधान के अनुसार राज्य को संचालित नहीं कर रही है। ठीक है, इस विषय पर राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी होता है। राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह राज्य सरकार को बर्खास्त करने तथा राज्य विधानसभा को निलंबित या विघटित करने की अनुशंसा कर सके। इससे अनेक विवाद पैदा हुए। कुछ मामलों में राज्य सरकारों को विधायिका में बहुमत होने के बाद भी बर्खास्त कर दिया गया।
1959 में केरल में और 1967 के बाद अनेक राज्यों में बहुमत की परीक्षा के बिना ही सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। कुछ मामले सर्वोच्च न्यायालय में भी गए तथा सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के निर्णय की संवैधानिकता की जांच पड़ताल न्यायालय कर सकता है। फिर भी होता कुछ नहीं है, ठीक है। जो केंद्र में सरकार होती है ना, वो बहुत ताकतवर होती है, बहुत ताकतवर होती है। और कांग्रेस ने इस अधिकार का अनुच्छेद 356 का बेहिसाब कह रहा हूं दुरुपयोग किया है, बेहिसाब दुरुपयोग। समझ में आई बात? जब वो केंद्र में बहुत ताकतवर थे ना, तो कहीं भी दूसरे दल की सरकार बनती थी ना, तो कुछ ही दिनों में वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करवा देते थे राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल से चिट्ठी लिखवाते थे और फिर राज्यपाल के सुझाव पर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगवा दिया जाता था, चाहे वो सरकार कितनी भी बहुमत की क्यों ना हो, ठीक है। 1967 तक अनुच्छेद 356 का अत्यंत सीमित प्रयोग किया गया। 1967 के बाद अनेक राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, जबकि केंद्र में सत्ता कांग्रेस के पास रही। केंद्र ने अनेक अवसरों पर इसका प्रयोग राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए किया अथवा उसने राज्यपाल के माध्यम से बहुमत दल या गठबंधन को सत्तारूढ़ होने से रोका। उदाहरण के लिए सन 1980 के दशक में केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर की निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त किया। तो ये सारी चीजें की गई हैं। तो इसीलिए राज्यपाल का पद हमेशा से भारत की राजनीति में विवाद का केंद्र बना रहा है। आज के लिए बस इतना ही, मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।